कहां तक बताया था भाई? कहां तक बताया था? फटाफट बोलो। चबूतरे हो गए, मतलब सांगा से संबंधित स्थान हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, कल मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मेरे को एक चीज का पता चला कि राणा सांगा को जहर कौन से गांव में दिया गया था। क्यों पूछता हूं मैं तुमसे क्वेश्चन? क्या फायदा है मेरे क्वेश्चन पूछने? सीधा लिखो। काफी बच्चों को ये लगता है कि भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जाने कहां से पूछ के आता है, हमारी फजीती करता है, इससे बढ़िया पूछू ही ना। एक बात याद रखना मेरे दोस्तों कि जब राणा सांगा जब खानवा के युद्ध में जख्मी हुए थे, तो जख्मी होने के बाद महाराणा सांगा को खानवा के मैदान से सुरक्षित लेकर के बसवा में पहुंचने वाला व्यक्ति था मारवाड़ का राठौड़ शासक राव गांगा का पुत्र, मारवाड़ का पहला पितरंता शासक, जिनका नाम था मालदेव। कौन था भाई? मालदेव वो शासक हुआ था जो सबसे पहले राणा सांगा को लेकर के बसवा के मैदान पर पहुंचे थे। दो चीज याद रखना कि राणा सांगा का चबूतरा जो बसवा में बनवाया गया था, वो बनवाने वाला था पृथ्वीराज कछवा। कौन था भाई? लेकिन राणा सांगा की छत्रियों का निर्माण करवाने वाला जो रहा था, वो रहा था अशोक परमार। अशोक परमार नाम का जो व्यक्ति था, उसने राणा सांगा की छत्रियों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये दो चीज आपको क्या रखनी है, विशेष तौर पर याद रखनी। ठीक है भाई, अब पॉइंट पे बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलकर। महाराणा सांगा जब यहां से सेना जोड़ते हुए पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के कालपी नामक स्थान पर, तो कालपी के अंदर एक गांव पड़ता है इर्ची। कौन सा? इर्ची नामक गांव में जाकर उसने समस्त सामंतों से कहा था कि भाई मैं बाबर से युद्ध करने वापस जा रहा हूं। तब यार दो गुटों में बंटना था। एक तो वो व्यक्ति जो मौत को सामने देख के आए, वो क्यों युद्ध लड़ेंगे, तो उन्होंने सोचा या दोबारा कंट्रोल करवाओ। इस चक्कर में उस बंदे को दे दिया गया जहर। और जो इसका इलाज करवाने वाले व्यक्ति थे, मतलब युद्ध के जो पक्षधर थे, वो इसका इलाज करवाने के लिए लाए थे कालपी। इर्ची गांव में जहर दिया था, कालपी लाया गया था, और कालपी में इस बंदे की क्या हुई थी? मृत्यु। राणा सांगा राजस्थान के अंतिम ऐसे हिंदू राजा रहे थे मेरे दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान के समस्त राजपूतों को एकता के सूत्र में बांधने का क्या किया था? प्रयास। इसलिए इसको बोलते हैं हिंदू सम्राट। क्या बोलते हैं? हिंदू सम्राट के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति कौन था? महाराणा सांगा। कौन था रे भाई? अब कहते हैं ना, मैंने बताया था कि दो दो के लफड़े जिंदगी में बहुत बेकार होते हैं। तीन रख लो, दो मत रखो कभी। मतलब अब मेरे को पता था क्या एनालिसिस करके बताऊं। मतलब दो के लफड़ों का मतलब होता है कि भाई साहब ये दो दो पत्नियां होती है ना, इनका सिस्टम खत्म है। राणा सांगा के वैसे तो 20 थी, लेकिन थी दो ही काम की, जिनमें से एक का नाम तो था धनबाई। क्या नाम था? और एक का नाम था कर्मावती। क्या नाम था रे भाई? कर्मावती। धनबाई के भी दो पुत्र थे, कर्मावती के भी दो पुत्र थे। कितनी भी सगी बहन क्यों ना हो, कितनी भी सगी बहन क्यों ना हो, अगर एक घर में अगर उनकी शादी हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन वही बनती है। ये ध्यान रखना लाइफ में। जितनी बहन जो है पहले एक घास से कटी रोटी खाती थी ना, एक दांत से कटी रोटी, बहन आधी तेरी आधी मेरी, वाका बाद में बड़ी बहन छोटी बहन में लफड़ो हो जाओगे, फिर कहेगी पूरी मेरी तू भूखी रहे। गलत है भाई, वो वाला सिस्टम हो जाता है इनका। तो ये दो दो का लफड़ा होता है। अब भाई शासक की भी प्रॉब्लम, धनबाई कर्मावती। वाह धीरज कुमार जी, बहुत बढ़िया। अब धनबाई के दो बेटे, जिनमें से एक का नाम था राजा भोज। क्या नाम था रे? और एक का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? एक का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? अरे क्या नाम था? और एक का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता का नाम था कर्मावती। भोज और रतन सिंह की पत्नी, मतलब की जो माता का नाम था वो था धनबाई। मतलब राणा सांगा की जो बड़ी पत्नी थी वो कौन थी? तो सीधी सी बात है, महारानी तो यही होगी। थैली वाली लुगाई, चाहे काली हो, कुमड़ी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, बहरी हो, तीखी हो, डूंडी हो, महारानी वही है। बाद वाली कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो पटरानी ही कहलाती है। ठीक है भाई, काफी बार सुनते नहीं हो महाराणा सांगा की पटरानी, या फिर क्या कहते हैं ना कि महाराणा लाखा की दासी कैसे पुत्र। दासी थोड़ी होती थी यार, वो थी तो उसकी पत्नी, लेकिन दासी की श्रेणी में आ जाती थी, क्योंकि पहली पत्नी को वरीयता दी जाती थी। ठीक है, ऐसे क्या देख रहे हो भाई? मैंने कोई पूरा एक्सपीरियंस थोड़ी कर रखा है इन लाइफों में, मैं तो पूछ रहा हूं। कल के दिन किसी भाई की शादी हुई, पहली वाली वाइफ मर गई, दूसरी से शादी हो गई, फिर भी याद किसकी आएगी? पहले वाले की कमी हो।
मतलब इनसे कुछ भी एनालिसिस करवा लो सब बता देंगे ये, मतलब पूरे भुगत भोगी है सोरे। तो भाई साहब राजा भोज की बात करें तो खानवा का युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? और खानवा के युद्ध में कौन मारा गया? कौन मारा गया? भोज के मरने के बाद राजगद्दी पर किसको बैठना था? किसको बैठना था? भाई बड़ा बेटा तो यही रहा ना फिर। लेकिन विक्रमादित्य कर्मावती चाहती थी कि भाई सांगा के मरने के बाद राजगद्दी पर कौन बैठे, इसलिए रतन सिंह का राजा बनने का विरोध किसने करा? कर्मावती ने करा। किसने करा? अब कहानी सुन लो साहब। महाराणा रतन सिंह जब राजगद्दी पर बैठे तो उस समय मेवाड़ की राजमाता कौन थी? कर्मावती। कौन थी रे भाई? अरे कौन थी? और कर्मावती शासक बनाना चाहती थी किसको? विक्रमादित्य को। किसको बनाना चाहती थी? अरे किसको बनाना चाहती थी? और विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए कर्मावती ने दो लोगों के साथ संधि करी थी। कितने राजाओं से? इनमें से सबसे पहले इसने संधि करी थी बाबर से। किससे करी थी? और दूसरा करी थी मालवा के शासक बाज बहादुर से। किससे करी थी? दोनों से संधि करी। और दोनों को संधि स्वरूप इसने दो ही शर्तें रखी थी सामने कि अगर कल के दिन आप रतन सिंह को राजगद्दी से हटाकर अगर मेरे बेटे विक्रमादित्य को अगर मेवाड़ का शासक बनाते हो तो मैं आपको मेरा पति का छत्र बोले तो मुकुट और रणथंबोर का दुर्ग भेंट में दूंगी। छत्र और मुकुट दोनों के दोनों क्या दूंगी? भेंट में। कहते हैं कि बाबर उस समय कुछ सोचने भी लग गया था थोड़ा थोड़ा कि भाई मैं कर्मावती के पुत्र को राजा बना दूं, लेकिन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ हुमायूं नामा के अनुसार बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी की मां थी, उसने बाबर को जहर देकर मौत की घाट उतार दिया, इसलिए ये योजना सफल नहीं हो पाई। बाबर के मरने के बाद कर्मावती ने दूसरी संधि किससे करी? बाज बहादुर से कर ली। बाज बहादुर के सामने भी सेम पोजीशन रख दी कि अगर कल के दिन आप मेरे बेटे को अगर यहां का राजा बनाते हो, भोज की पत्नी मीराबाई प्रताप की ताई, हाँ बेटा सही है एकदम, ठीक है ना? तो यहां तक की बात हो गई भाई, प्रताप की ताई, हाँ यहां तक की बात हो गई। जिसने बाज बहादुर के साथ भी क्या करी? संधि करी। अब तकदीर देखो कैसी गेम खेलती है। रतन सिंह एक लड़की से मोहब्बत करता था और वो थी आमेर की राजकुमारी। कहां की राजकुमारी? और भाई साहब रतन सिंह का बहनोई था, वो था हाड़ा शासक। कहां का? बूंदी का। कहां का शासक था? प्रॉब्लम यह था कि रतन सिंह बेपनाह मोहब्बत करते थे पागलों की तरह इसको, आमेर की राजकुमारी को। और कई बार कहा भी था इससे तेरे पापा से बात कर जाओ, एक बार बात ही छेड़ दें फिर थोड़ा बहुत पता लगेगा, उसका फोन आएगा तो मैं समझा दूंगा कि सब प्यार तो मैं भी करता हूं। लेकिन छोरी इतनी सुरीली, इतनी शर्मीली, इतनी शर्मीली, भगवान कृष्ण की दासी थी, फिर भी लखन कौन सी क्या राम जैसी बन रही थी। भगवान कृष्ण की दासी थी मतलब भगवान कृष्ण की भक्त थी, लेकिन यानी एक बार भी खुद के पिताजी से बात नहीं करी कि पापा मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। अब भाई लड़की जब जवान होती है, देखो बेटा सबसे ज्यादा माँ बाप के ऊपर टेंशन का टाइम कौन सा होता है? 17 से 23। जब 17 साल का बच्चा हो जाता है 23 साल तक रहता है ना, माँ बाप को रोटी नहीं बाती, हर चीज में नजर रखते हैं। कहां गया था तू? इतनी देर कहां लगा दी? तेरे दोस्त को फोन लगा, तेरे मास्टर को फोन लगा, तू कोचिंग जाता है नहीं जाता? गलत है, क्योंकि वो टाइम पीक टाइम होता है बच्चे का। कौन सा टाइम होता है? 17 साल से पहला बालक समझो ना, 23 साल का बाद दुनिया देख चुके हो जाए तो उस समय उनको डर नहीं होता। मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियस कह रहा हूं टोपी वाले भाई, सबसे बड़ा टाइम होता है ये, ठीक है ना? तो रतन सिंह का वो सिस्टम था। तो रतन सिंह कहते कि आमेर की राजकुमारी से मोहब्बत करते थे, कई बार कहा भी था कि तू बात कर ले ना, करी कौन? आमेर का राजा ने उठाकर अपनी बेटी की शादी बूंदी के शासक सुरजन सिंह हाड़ा के साथ क्या कर दी? तय कर दी। ऑलरेडी रतन सिंह का बहनोई था ये सुरजन सिंह हाड़ा। क्या था भाई? मतलब मामा अमन की छोरी गई होगी, कोई गारंटी को मतलब था ये जरूर, ये कंफर्म था। अब रतन सिंह का बहनोई था। रतन सिंह को पता चला कि सला एक तो बहन गई और दूसरी पत्नी जो बनने वाली थी उसको भी ले जा रहे, तो भाई साहब रतन सिंह को ये बात कहती थोड़ी चुभ गई दिमाग में, चुभ गई। तो भाई साहब कहते हैं कि तकदीर खराब, सन 1531 ईस्वी में बूंदी के सुरजन सिंह हाड़ा ने भाई साहब महाराणा रतन सिंह को अहोरिया उत्सव के दौरान इसको कहां आमंत्रित कर दिया? बूंदी के अंदर आमंत्रित कर दिया कि भाई तू बूंदी आ जा। कहते हैं कि अहोरिया उत्सव के दौरान रतन सिंह और हाड़ा शासक दोनों के दोनों आखेट खेलने गए थे। कहां गए थे? आखेट खेलने। तो आखेट खेलने गए थे तो दोनों ने एक दूसरे के पीठ पर तलवार का वार करके और दोनों को मौत की घाट उतार दिया, दोनों को मौत की घाट। अब जैसे ही ये दोनों मरे, रतन सिंह भी मर गया, तो राजगद्दी पर बैठने का हक किसे हो गया? जैसे ही विक्रमादित्य राजगद्दी पर बैठा, बाज बहादुर ने कर्मावती के पास संदेश भेज दिया, मैं तो आ ही रहा था युद्ध करने,
मैं तो आ ही रहा था तेरे बेटे को राजा बनाने, अगर रतन सिंह मर गया तो मैं क्या करूं? अब वादे के अनुसार तूने जो शर्त रखी है ना वो तू मुझे दे। काम भी कौन करे? और भाई दे कहें दे। कर्मावती ने मना कर दी कि तूने तो युद्ध ही नहीं करा, मैं कैसे दे दूं? बाज बहादुर ने सोची कौन माने कौन मानू। 1533 में बाज बहादुर ने मेवाड़ पर क्या कर दिया? बाज बहादुर का मेवाड़ पर पहला आक्रमण हुआ था 1533। उस समय कर्मावती ने कमरबंद और राज्य चिन्ह देकर इसको वापस लौटा दिया, लेकिन कर्मावती को एहसास हो चुका था कि यह बंदा दोबारा भी आक्रमण कर सकता है मेवाड़ के ऊपर, इसलिए कहते हैं कि विक्रमादित्य और उदय सिंह था, ये दोनों को कर्मावती ने कहां भेज दिया? बूंदी। कहां भेज दिया भाई? और पूरा का पूरा चित्तौड़ दुर्ग का नेतृत्व था वो बाघ सिंह नाम के एक सेनापति के हाथों में दे दिया। किसके हाथों में दे दिया? क्वेश्चन आता है काफी बार। मेवाड़ का दूसरा जौहर और केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? जौहर करने वाली थी कौन? कर्मावती। और केसरिया करने वाला कौन था? बाघ सिंह। बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। मैडम सीधा बैठो। किसके नेतृत्व में हुआ? धीरज कुमार कह रहा है सर कर्मावती बहुत बड़ी कलाकार थी। कौन सी चीज का खिलौना बनाती थी भाई? यार छोरे कैसे से कमेंट्स लिख के भेजते हैं। तो रतन सिंह के बारे में 3 चीज याद रखोगे, धनबाई का और सांगा का पुत्र। सांगा की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा, कर्मावती ने इसका विरोध करा। 1531 में सूरज सिंह आडा के साथ आखेट खेलते समय दोनों की क्या हो गई? मौत। 4 लाइन लिखनी है, इसके बारे में कुछ मत लिखना, कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है इसका, ठीक है ना बेटा? तो हेडिंग में डालो महाराणा रतन सिंह। महाराणा रतन सिंह 1528 से 31। 1528 से एक एक लाइन से लिखना ना। सांगा का द्वितीय पुत्र, सांगा का कौन सा पुत्र? द्वितीय पुत्र। माता का नाम धनबाई। माता का नाम क्या था? धनबाई। नीचे की लाइन से देखो, इसके शासक बनने का विरोध कर्मावती ने किया। इसके शासक बनने का विरोध कर्मावती ने किया। इसके शासक बनने का विरोध कर्मावती ने किया। किसने किया मेरे भाई? कर्मावती ने किया। एक लाइन और लिखो कि कर्मावती ने विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए, कर्मावती ने विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए, कर्मावती ने विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए 2 शासकों के साथ संधि की। 2 शासकों के साथ संधि की। कितने शासकों के साथ बेटा? नंबर 1 बाबर। नंबर 1 पे किससे करी इसने संधि? नंबर 2। नंबर 2 पे इसने किससे संधि करी? बाज बहादुर। बाज बहादुर है। कौन सा भाई? बाज बहादुर। कितनों के साथ संधि हो गई? 2। एक लाइन और लिखो कि 1531 में, 1531 में बूंदी में अहोरिया उत्सव के दौरान, 1531 में बूंदी में अहोरिया उत्सव के दौरान अहोरिया उत्सव के दौरान आखेट खेलते समय, आखेट का मतलब होता है बेटा शिकार। क्या खेलते समय? आखेट खेलते समय सुरजन सिंह हाड़ा और रतन सिंह ने आत्महत्या कर ली। सुरजन सिंह हाड़ा और रतन सिंह ने, सुरजन सिंह हाड़ा और रतन सिंह ने आत्महत्या कर ली। वही कहावत हो गई, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, जल दोनों छड़ते हैं मकान पर, तू भी लगा छल्ला कर, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। गलत है भाई?
कौन समझ में आई होगी? तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, दोनों चढ़ते हैं मकान पर लगा छल्ला, तू भी सुखी। और इधर को सुरजन सिंह से दुखी कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह से दुखी कौन है? कर्मावती। गलत है भाई। इसीलिए कहता हूं थोड़े बच के रहो इन मैटरों में, लेकिन समझाए कौन, बार बार समझाना पड़ता है। निकले बेटा। इसके बाद में हेडिंग में डालो महाराणा विक्रमादित्य। पैंतीस तक था ये। क्या है ये? अमीबा। क्या है ये? हल्के में ले रहे हो यार। दोनों तरफ के दुश्मन तो ये हो गए। इधर को आगरा में बैठता था बाबर, गुजरात का था कौन है? बाज बहादुर। कौन था रे भाई? उस समय मेवाड़ की कौन है? राजमाता कौन है? अरे कौन है? कर्मावती। और उस समय शासक कौन है? अरे कौन था रे? विक्रमादित्य। जब इसकी हत्या बनवीर के द्वारा की गई थी तो कर्नल जेम्स टॉड ने साफ शब्दों में लिखा भी था द एनाल्स एंड एंटिक वीडियोज ऑफ राजस्थान के अंदर कि अगर महाराणा विक्रमादित्य का जन्म ही नहीं होता तो मेवाड़ के लिए और भी अच्छा होता, क्योंकि ये पहला बंदा था जो अपनी पत्नी को और अपनी मां को मरने के लिए खुद प्राण बचाकर तो बूंदी चला गया और जोहर करने के लिए इन लोगों को यहां पर छोड़ दिया। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा जोहर था द्वितीय जोहर मेवाड़ का, जिसमें 13,000 से 16,000 रानियों के मध्य रानियों ने क्या रचा था? जोहर। गलती से 4 आदमी गांव में बैक टू बैक मर जाए ना, सुबह शाम दोपहरी रात, गांव में सन्नाटा आ जाता है। दूसरा दिन से तो अखड़ू कुटवादी मंदिर में कि भगवान कौन सी बीमारी चल रही जो पटापटी जा रही थी आदमी। यहां तो कितने हजार मरे थे? 16,000 रानियों का जोहर। मैडम कितनी हजार रानियां? 16,000 सलटी थी यहां पर, मतलब सलटने का मतलब गई थी बेचारी। आप सुनो कैसे। बात यह थी मेरे दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि भाई कर्मावती दिमाग से बहुत तेज थी। वो चाहती थी कि राज हमेशा मेवाड़ पर हमारा रहे, इसलिए रतन सिंह के स्थान पर राजा बनाना चाहती थी विक्रमादित्य को। इसलिए इसने पहली संधि किससे करी? किससे करी? लेकिन कहते हैं 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को जहर देने के कारण जब इसकी मृत्यु हुई तो बाबर के साथ तो कोई लिंक ही नहीं रहा। इसने सेकंड संधि किससे कर ली? लेकिन ये गलत आदमी से संधि कर ली इसने, क्योंकि मोमडन्स का राजस्थान का ऑल ओवर इंडिया पे आने का प्रमुख उद्देश्य एक ही था, सिर्फ धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। राज करने के उद्देश्य से कभी नहीं आए थे हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर आने का टारगेट था ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या लूटा जाए? धन। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को इतना नहीं लूटा जितना इन्होंने लूटा है, लेकिन फायदा इनसे यह था कि यहां से धन लूटते थे तो ले जाकर के गंगा नदी के किनारे पर छोड़ देते थे, वहां से बराबर की मात्रा में सब लोगों को मिल जाता था। लेकिन अंग्रेज थे ना, वो भाई साहब एक ऐसे सूखे बद्दल की तरह इंडिया में आए जो भारत के बीच में से धन को सोखते और टेम्स नदी के किनारे ले जाकर के क्या करते थे? बारिश। इससे हिंदुस्तान तो गरीब होता चला गया और लंदन था वो क्या होता चला गया? अमीर होता चला गया। कल देखा नहीं आपने कि 11वां दिन युद्ध का चल रहा है यूक्रेन और रूस का, और कल जाकर के अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया कि भैया मैं यूक्रेन का साथ दे रहा हूं, ब्रिटेन और अमेरिका। रूस ने क्या कहा था कि पता तो मुझे पहले ही था कि तू शांत क्यों बैठा है। गलत है। उस समय उसने कहा था कि हम भारत के भी दुश्मन है। भारत ने क्या कहा कि मैं राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट भेज रहा हूं, तुम आओ युद्ध करने, हमारे से भी जारी है इंडिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1971 के अंदर जब 28 देश विपक्ष में खड़े थे इंडिया के, जब रूस पूरा वर्ल्ड के सामने खड़ा हो गया था कि भारत मेरा सहयोगी है, पहला गवाह इतिहास जब जीते जी 93,000 आर्मी के जवानों ने इंडिया के सामने समर्पण करा था। इसीलिए तो उसका नाम पड़ा था वहां से आयरन लेडी इन इंडिया, इंदिरा गांधी। एक झटके में रूस ने पूरे हिंद महासागर को रोक दिया था वहां का वहां, क्योंकि इन्होंने तो भेजा था 7 और 3 कितना हो गए? 9 बेड़ी जहाज, और रूस ने भेजे थे 40 बेड़े जहाज। पूरा हिंद महासागर कवर कर दिया, दीवार बना दी थी हिंद महासागर में होकर के कि तू निकल के बता यहां से इंडिया की तरफ जाएगा, पहले हमसे लड़के जा। अब यार रूस से कौन टक्कर ले? रूस अभी तक क्या थोड़ा शांत बैठा हुआ है,
क्योंकि बेटा मैं जब आता है ना, मैं अहंकार जब जगता है, जब अपने ईगो की जब बात आती है तो रूस चुप बैठने वाला थोड़ी है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में परमाणु बम किसके पास है? 6500। गलती से एक को भी छोड़ दियो ने तो मरेगा तो रूस ही, पर रेडिएशन पूरा वर्ल्ड में। उदाहरण पे देखना चाहो तो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, आज भी वहां बच्चे अपाइज पैदा होते हैं, धुंधले पैदा होते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होते ही, मरता थोड़ी है परमाणु से कोई, मरता है क्या भाई? इसका रेडिएशन हवा में फैल जाता है, गलत है भाई? आज हमारे सिर में दर्द होना, ये खांसी आ रही थी, थोड़ी थोड़ी हवा तो पहुंची होगी अंत तक भी, इसलिए है, ठीक है ना? तो यहां तक का कारण था तो ये रेडिएशन ही थे हमारे देश में कर्मावती उस जमाने की। एक को छोड़ी दूसरा संधि कर ली कि राजा बनना चाहिए। अब तकदीर ये थी कि रतन सिंह पहले मारे गए, विक्रमादित्य राजा बन गए। राजा बन गए तो बाज बहादुर ने उठा करके साथ सीधा कर्मावती के पास संदेश भेज दिया, मैं तो आ रहा था युद्ध करने, तेरा बेटा राजा बन गया तो क्या हुआ? संधि के अनुसार क्या देगी मुझे? चीज देगी जो मैंने संधि रखी थी। मना कर दिया था कर्मावती ने, मैं नहीं दूंगी। उठा करके बाज बहादुर ने 1533 में चित्तौड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण। फर्स्ट आक्रमण था किसका? बाज बहादुर का चित्तौड़ पर 1533। इस समय कर्मावती ने कुछ सामग्री देकर इसको वापस लौटा दिया, लेकिन कर्मावती को विश्वास था कि यह बंदा दोबारा भी आएगा। इस चक्कर में इसने अपने बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह को बचाने के लिए इन लोगों को यहां से निकाला और अपने ननियाल पक्ष कहां भेज दिया? बूंदी भेज दिया। कहां भेज दिया? जैसे उदय सिंह और विक्रमादित्य यहां से निकल करके बूंदी गए तो इसने कर्मावती ने पूरा का पूरा चित्तौड़ का जो नेतृत्व था वो किसके हाथों में सौंप दिया? बाघ सिंह। किसके हाथों में? और बाघ सिंह का साथ देने वाला एक व्यक्ति और था, सज्जा। क्या नाम था? बाघ सिंह और सज्जा नाम के दो व्यक्तियों ने चित्तौड़ का नेतृत्व संभाला था। कहते हैं कि भाई साहब बाज बहादुर ने वापिस भी आक्रमण करा, किसके ऊपर? कर्मावती पर। और द्वितीय आक्रमण हुआ था, वो हुआ था 1534। कब हुआ? 1534 में जब ये आक्रमण करने आ रहा था, उस समय कर्मावती ने भाई साहब सायतार तेतु राखी भेजी थी बाबर के पुत्र किसको? हुमायूं को। इतिहास का पहला उदाहरण है जब किसी राजपूत स्त्री के द्वारा किसी मोहम्मदन शासक को राखी भेजी गई थी। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहले एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक कौन सा था जिसने सबसे पहले रक्षाबंधन का त्योहार मनाया? हुमायूं। हुमायूं ये कौन सा हो गया? ये तो थोपा गया है यार उठा करके। अगर मान ले कल के दिन ये छोरी कह दें, किस देखो छोरियों के नाम से छोरी कैसे एक्टी हुई है, मैं तो बता रहा हूं। कल के दिन ये गुड़ियां ही कह दें कि सर आप हमारे भाई हो, मैंने थोड़ी कहा है कि तुम मेरी बहन हो। अरे मैंने थोड़ी कहा है, ये तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा भाई हूं। ये तो जबरदस्ती थोपना हो गया। अरे थोपना वाक नहीं हुआ भाई। हुमायूं ने थोड़ी कहा था तू मेरी बहन है, ये तो इसने कहा था कि तू मेरा भाई है। तो ये तो थोपना है। मनाने वाला कौन था? कि कभी देखे थे हमने सपने तेरे भी, कभी मिले नहीं तो क्या हुआ, आज तुम राखी बांध के रिश्ता तो जोड़े, है कि नहीं? अरे रिश्ता जोड़ना था, वैसे नहीं जुड़ा तो वैसे जोड़ ले भाई। वो लड़की जिसको कभी तू पागलों की तरह आईनों में ढूंढा करता था, आज उसी लड़की तेरे हाथ पर राखी बांधे, तू जाके कहे कि बहन अया तो तू मिली कौन, आज से मैं तेरे को बहन बनाता हूँ, राखी बांधे। वो होता है रक्षाबंधन का त्योहार मनाना। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वाला पहला मुस्लिम राजा था जहांगीर। कौन था? क्योंकि जहांगीर ने जिन जिन लड़कियों के ख्वाब देख रखे थे, अनारकली मिलने, वो अनारकली से तो मोहब्बत कर बैठा, तब थोड़ा सा दिल टूट गो। और नूरजहां जब मिली तो उन समस्त लड़कियों को अपना बहन मान लिया कि भगवान गलती सलती माफ कर दो, जिनके बारे में गलत सोचो, अब ये सब मेरी बहन है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वाला पहला मुस्लिम राजा था कौन? जहांगीर। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार जिसके ऊपर थोपा गया था वो पहला मुस्लिम राजा कौन था? हुमायूं वहां से सेना लेकर चला था। तो कहते हैं कि भाई साहब ये बंदा 3 महीने लेट हो गया था चित्तौड़ पहुंचने में। कितने महीने? 3 महीने लेट होने की वजह से कर्मावती ने अपने स्वामित्व की रक्षा करने के लिए वीरांगनाओं के नेतृत्व में क्या रचा था? जौहर। क्या रचा था भाई? जबकि केसरिया रचा गया था किसके नेतृत्व में? बाघ सिंह के नेतृत्व में। राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास का दूसरा जौहर था ये। पहला जौहर 1303 रतन सिंह की पत्नी पद्मनी के द्वारा, राजस्थान का दूसरा जौहर मतलब मेवाड़ का दूसरा जौहर 1534 में कर्मावती के द्वारा। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर था। जैसे यहां पर जौहर रचा, जौहर रचने के बाद यहां से राजपूतों का राज खत्म हुआ, हाथों हाथ मेवाड़ पर अधिकार हो चुका था किसका? बाज बहादुर का। किसका हो गया? जब बाज बहादुर यहां पर शासन करना शुरू करने वाला था, उसी समय उसे पता चल गया कि भाई हुमायूं आ रहा है मेवाड़ के ऊपर। कौन आ रहा है? इस चक्कर में यह बंदा मेवाड़ छोड़कर जब यहां से भाग रहा था, किधर की तरफ? फारस की तरफ। यह बता रहा हूं, जो कहानी है नहीं अब इसमें, जो बता रहे हैं वो बता रहा हूं। जब ये फारस की तरफ जा रहा था तो कैम्बे की खाड़ी नाम की एक खाड़ी पड़ती है, उस खाड़ी के अंदर इसकी नाव पलट गई और नाव पलटने की वजह से शायद कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन गोपीनाथ शर्मा कहता है कि जब ये फारस की पहाड़ी की तरफ भग रहा था तो ये फारस तो गया नहीं,
यह बंदा दक्षिणी भारत के कर्नाटक क्षेत्र में जाकर वहां पर गुमनाम रह गया था। तब इससे युद्ध करा था दोबारा किसने? अकबर ने। किसने करा था? कुछ ग्रंथ बताते हैं कि ये मर गया था और कुछ ग्रंथ कहते हैं कि ये मरा नहीं था, जबकि ये दक्षिणी भारत भाग गया था। ओरिजिनलिटी यही है कि दक्षिणी भारत भागा था, मरवा को तो नाम ही कौन। अगर ये मर जाता तो अकबर ने भी तो युद्ध करा था 1561 में बाज बहादुर से। जब ये यहां से प्राण बचा के भगा था तब उदय सिंह ने शरण दी थी इसको, तभी तो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करा ही था 67 में। तो इसलिए इस कहानी को यहीं तक समझनी है, कुछ नहीं लगाना। क्वेश्चन क्या रखोगे कि रतन सिंह के मरने के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? विक्रमादित्य की माता का नाम क्या था? कर्मावती ने विक्रमादित्य को राजा बनाने के लिए कितने राजाओं से संधि करी? नंबर 1 पे किससे? नंबर 2 से किससे? बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद इसने दूसरी संधि किससे करी? लेकिन बाज बहादुर के आक्रमण से पहले ही विक्रमादित्य मेवाड़ का क्या बन गया? बन गया शासक। बाज बहादुर ने सबसे पहले चित्तौड़ पर आक्रमण कब करा था? अरे कब करा था? कर्मावती ने इसको कुछ चीजें देकर इसको वापस भेज दिया। दूसरा इसने आक्रमण कब करा? 1534 में चित्तौड़ दुर्ग का नेतृत्व किसके हाथों में था? बाघ सिंह। और इधर को भाई साहब इस कर्मावती ने क्या रच लिया था? और बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया। क्या हुआ था भाई? राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर कौन से दुर्ग में रचा गया? चित्तौड़ के अंदर। कौन से नंबर का जौहर था? दूसरा जौहर किसने रचा था? किसने बेचा था? बाज बहादुर के विरुद्ध कर्मावती ने किस शासक को राखी भेजी? किसको राखी भेजी? और बाघ सिंह की छत्रियां वर्तमान में कहां पर स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में। कौन सा दुर्ग में? ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। अलग ही पता है, याद नहीं होगा जब तक पढ़ोगे नहीं। यहाँ तो खैनी तो सुन लो, कोई आपत्ति को लिखो मैडम। महाराणा विक्रमादित्य 1531 से 35 तक लिख लिया भाई। राणा सांगा का पुत्र। किसका पुत्र था? सांगा का पुत्र। लिख लिया बेटा। माता का नाम कर्मावती। माता का नाम क्या लिखोगे? कर्मावती। एक लाइन और लिखो कि कर्मावती ने कर्मावती ने बाज बहादुर से संधि की। कर्मावती ने बाज बहादुर से क्या करी भाई? संधि की। बाज बहादुर से क्या कर ली बेटा? एक लाइन और लिखो इसी में ही। 1531 में रतन सिंह की मृत्यु के बाद 1531 में रतन सिंह की मृत्यु के बाद लिख लिया, बाज बहादुर ने कर्मावती से संधि पूरा करने को कहा। संधि पूरा करने को कहा। ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस यही याद रखना, संधि पूरी हो जाती तो जोड़ नहीं रखता, तो संधि इसने पूरी नहीं की। ठीक है ना। नीचे के लाइन से लिखो कि बाज बहादुर ने 1533 में बाज बहादुर ने 1533 35 नहीं बेटा 33 1533 में सर्वप्रथम चित्तौड़ पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लिख लिया। एक लाइन और लिखो कि कर्मावती ने राज्य चिन्ह और कमरबंद देकर बाज बहादुर को वापस भेजा। राज्य चिन्ह व कमरबंद देकर बाज बहादुर को वापस भेजा। बाज बहादुर को क्या करा बेटा? वापस भेजा। भेज दिया। एक लाइन और लिखो,
बाज बहादुर के पुनः आक्रमण की संभावना को देखते हुए बाज बहादुर के पुनः आक्रमण की संभावना को देखते हुए बाज बहादुर के पुनः आक्रमण की संभावना को देखते हुए पुनः आक्रमण की किसको देखते हुए बेटा? संभावना को देखते हुए पुनः आक्रमण की किसको देखते हुए भाई? संभावना को देखते हुए विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननियाल पक्ष बूंदी भेजा। विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननियाल पक्ष बूंदी भेजा। अरे ननियाल पक्ष कहां भेजा मेरे लाडलो? बूंदी भेजा। भेज दिया। एक लाइन और लिखो कि बाज बहादुर ने पुनः आक्रमण 1534 में किया। जितेंद्र जी कह रहे हैं सर दोबारा बोल दो। कहां से बोलो बेटा? बता कहां से बोलना है, बता कहां रह गया? लिखो बेटा। बाज बहादुर ने पुनः आक्रमण 1534 में किया। कब किया मेरे लाडलो? 1534 में किया। लिख लिया। एक लाइन लिखना, 1534 जो लिखा है ना आपने 1534, इसको अंडरलाइन कीजिएगा और इसके नीचे लिखो उस समय चित्तौड़ दुर्ग का नेतृत्व बाघ सिंह के हाथों में था। भाई माता के बाद से तो मैंने पूरी कॉपी एक पन्ना भर गया बेटा, फोटोकॉपी करवा लेना। 1534 में अंडरलाइन कर लिया ना? 1534 में लिख रहे हो ना कि इस समय चित्तौड़ दुर्ग का नेतृत्व बाघ सिंह व सज्जा के हाथों में था। बाघ सिंह व सज्जा के हाथों में था। अरे किसके हाथों में था? बाघ सिंह। और बाघ सिंह लिखा है ना मैंने लाडलो, इस बाघ सिंह को भी अंडरलाइन कर लो और इसके नीचे लिखो बाघ सिंह में इसके नेतृत्व में केसरिया हुआ। इसके नेतृत्व में केसरिया हुआ। केसरिया क्या होता है? जिसमें पुरुष केसरिया रंग की पगड़ी बांध करके युद्ध करते हुए दुश्मन सेना के हाथों वीर गति को प्राप्त हो जाए। ठीक है। जोहर होता है जब उनकी पत्नियां अपने पीछे से प्राण त्याग दें, उसको आप ना तो सुसाइड कहते हैं। आदमी कमावा चलेगा और लुगाई ने पीछा सुसाइड कर ली, बेटा बचवा का चांस और खत्म। कहीं कहीं खैर गए होगो, कहीं कहीं खी होगी आंसू। इसीलिए तो कभी भी देखना झगड़ा होता है जब आदमी पत्नी से हमेशा एक ही बात कहता है, बस महारानी चुप हो जाए। क्यों? क्योंकि इसको पता है काल कमावा जाऊं पीछा से सारा घर गुलावे लगा दे। क्योंकि औरतें जब अपनी बात आती है सुनती थोड़ी है। याद करो वो जमाना जब भगवान शिव ने गणेश की जब गर्दन काटी थी, पार्वती ने जब विकराल रूप धारण करा था तो भगवान शंकर को भी जमीन पे लेटना पड़ा था पार्वती को ठंडा करने के लिए। जब जाके उसने उसकी छाती पर पैर रखा था जब महारानी ठंडी हुई थी। ठीक है ना? तो ये तो भाई आ जाए अपनी औकात में कह देगी देख लूंगी, तो बस देखवा को मतलब तो वो देख लेगी भैया। कभी भी देख लो ना, आजकल के जो लड़कियां ना वो हमेशा माँ बाप के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, लेकिन लुगाई के हमेशा पीछे, क्योंकि पता है कि काल का दिन कहीं भी बात होगी सीधो चाल। गलत है भैया? और हमेशा देखो कहते हैं ना बेटा सर्वस्त्र पूजन क्या, जहां नारियों की इज्जत होती है सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते बताए। पक्का? और जहां पर नारियां पूजा करती है ना वहां पर पूरे का पूरा ब्रह्मांड ही होता बताया। और पूजा करेंगे कौन जाए? कोई बात नहीं बेटा, गहराई से मत सोचो, ये चीजों का टॉपिक ही खत्म है। तो इसके नेतृत्व में क्या हुआ था भाई? केसरिया। क्या हो गया बेटा? एक लाइन और लिखो, जबकि कर्मावती के नेतृत्व में स्त्रियों ने जोहर रचा। जबकि कर्मावती के नेतृत्व में स्त्रियों ने क्या रचा बेटा? जोहर रचा। जबकि कर्मावती के नेतृत्व में स्त्रियों ने क्या रचा? जोहर। नोट में एक लाइन लिखना बेटा इंपॉर्टेंट,
कि यह मेवाड़ के इतिहास का सबसे बड़ा जोवर था। मेवाड़ के इतिहास का क्या, ऐसे लिखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जोवर था। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर था। धीरज जी लिख रहे हैं सर 16,000 तो पद्मनी के समय की बात है। बेटा 1600 की थी वो तो। लिख लिया भाई। सबसे बड़ा क्या हुआ था, जोहर। आक्रमण करा था दोबारा 1534 में। जोहर हुआ था 8 मार्च 1535 को। कब हुआ था, 1534 में तो वहां से चला था वो, और मार्च के महीने में जाकर के यहां पर क्या हुआ था, जोहर। तो नोट में लिख लो कि 8 मार्च 1535 को कर्मावती के द्वारा जोहर रचा गया। या फिर ये लिखा है ना मैंने, राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर, उसी में लिख लो ब्रैकेट में 8 मार्च 1535। 34 नहीं है गुड़िया, 35 लिख लिया भाई। यहां तक की बात तो होती है क्लियर। एक लाइन और लिखना नोट में, इंपॉर्टेंट, कि इस युद्ध के समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। इस युद्ध के समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हाँ बेटा 35 34 में यार, वह गुजरात से चाले थे, वो ट्रेन थोड़ी जी 8 घंटा में पहुंच जाओ। पहले राजा जब चलते थे ना, तो महीना 2 महीना तो उनको चालत पहुंचवा में ही लागे दो, फिर कम से कम 1.5 महीने तक वो रणनीति बनाते थे। आपने इस तरह थोड़ी है कि यहां से बागार 4 रोटी खाई पहुंच लाई बिरेरी। ये बहुत शांत प्रवृत्ति के आदमी थे, इनको पता था कि दिमाग हमारा क्या, शरीर है ना, शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है माइंड। गलत है भाई। अगर यही अगर स्लिप हो गया तो तुम कहां स्लिप होगे पता नहीं है। जब तक ये काम करता है तब तक ही करता था। आदमी के जब तक शरीर में जान होगी, आदमी जितना, एक बात बताओ, जब गाड़ी ठंडी होती है जब ज्यादा दूरी पे स्पीड पे चलती है, या फिर गाड़ी गर्म होती है जब ज्यादा चलती है? गर्म मिलिए साहब। बेटा एवरेज देख, देख लिया ना। तो एक बात याद रखना कि इस युद्ध के समय कर्मावती ने हुमायूं को क्या भेजी थी, लेकिन समय पर उसको क्या नहीं मिली, सहायता। क्लियर है बेटा। एक लाइन और लिखना कि हुमायूं के चित्तौड़ आने की खबर सुनने के बाद, हुमायूं के चित्तौड़ आने की खबर सुनने के बाद बाज बहादुर प्राण बचाकर दक्षिणी भारत भागा। बेटा हुमायूं के चित्तौड़ आने की खबर सुनने के बाद बाज बहादुर प्राण बचाकर दक्षिणी भारत भागा। कहां पर भागा, दक्षिणी भारत भागा। लिख लिया। और बूंदी के सरदारों और शासकों की सहायता से, और बूंदी के सरदारों और शासकों की सहायता से, और बूंदी के सरदारों व शासकों की सहायता से विक्रमादित्य पुनः चित्तौड़ का शासक बना। बूंदी के सरदारों व शासकों की सहायता से विक्रमादित्य पुनः चित्तौड़ का क्या बना भाई, शासक बना। 1531 में चित्तौड़ का शासक था विक्रमादित्य। बीच में ये बाज बहादुर की वजह से ननियाल पक्ष आ गया। बाद में फिर हुमायूं जब आया, जब बाज बहादुर चित्तौड़ छोड़कर भगा, उसके स्थान पर फिर मेवाड़ के सामंत, बूंदी के सरदार और शासकों ने इसको वापस क्या बनाया, यहाँ का शासक। जैसे ही ये बंदा राजगद्दी पर बैठा तो भाई साहब कुंवर पृथ्वीराज का अनोरस पुत्र, जिसको बोलते हैं दासी पुत्र, बनवीर था। कौन था भाई, अरे कौन है, बनवीर ने मौका पाकर विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या। तो विक्रमादित्य को मौत की घाट उतारने वाला कौन था, बनवीर। तो एक लाइन और लिखो, जबकि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, जबकि बनवीर ने विक्रमादित्य की क्या कर दी भाई, हत्या कर दी। (1536 से 40) ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 लाइन लिखनी है। 3 क्या, तो 3 तो कम रह जाएंगी, ज्यादा लिखो। कौन सा लिखोगे, बनवीर।
मजा ही भगवान की कसम। इतिहास में अगर तुम तो क्या थोड़े लेट पैदा हुए हो, अगर राजा महाराजाओं के शासन काल में होते ना तो आंखों देखा वर्णन देखने में मजा ही कुछ और था। ये देख ले, इसका पुनर्जन्म हुआ है। पहले के जन्म में क्या था? महाराणा प्रताप। शकल देख तो लग तो रहा है तू। ये देख लो भैया, कलयुग का महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप था। एक बार बोल लेंगे हाँ, अब बोलेगा नहीं यार ये। फिर देखो बेटा, मैंने आपको बताया था भैया, देखना रे एक बार। एक राजा हुआ था रायमल। कौन था रे भाई? अरे कौन था? रायमल का बड़ा बेटा हुआ था कुंवर पृथ्वीराज। अरे कौन था? कौन था रे? कुंवर पृथ्वीराज को इतिहास में बोलते हैं उड़ना राजकुमार। क्या बोलते हैं? इसकी छतरियां कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? इसकी सबसे प्रिय पत्नी थी ताराबाई। कौन थी रे भाई? अरे कौन थी? ताराबाई। ठीक है ना? बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन एक और भी थी इसकी अनोरस, मतलब दासी, जिसका नाम था पूतल दे। क्या नाम था? और पूतल दे की गर्भ से पैदा हुआ था कौन है? कौन हुआ था? याद रखना, पापा का नाम कुंवर पृथ्वीराज, मम्मी का नाम है पूतल दे। बनवीर कुंवर पृथ्वीराज का एक अनोरस संतान थी, मतलब दासी पुत्र था। बनवीर भी साम्राज्यवादी राजाओं की श्रेणी में आता था। क्वेश्चन आता भी है काफी बार कि बनवीर ने मेवाड़ पर कब तक अधिकार करा या कितने वर्ष शासक रहा, तो किताबों में यही बताते हैं 1536 से 37, क्योंकि 37 में राज तिलक करवा दिया गया था मेवाड़ के सामंतों के द्वारा उदय सिंह का। सिर्फ राज तिलक हुआ था उस बंदे का, राजा नहीं था। राजा प्रॉपर वो बना था 1540 में। कब बना था? क्योंकि 1540 में उदय सिंह की सहायता करने वाला था कौन है? मालदेव। कौन था भाई? मालदेव का सबसे बड़ा योगदान रहा था उदय सिंह को शासक बनाने में। लेकिन प्रॉब्लम वही कि मालदेव का क्या था? ससुराल था। क्या था भाई? अब मालदेव के ससुराल में क्या थी? इसकी एक साली भी थी। एक तो इसकी पत्नी थी खुद की मालदेव की, और एक पत्नी की बहन, मतलब खुद की साली। तो गलती से दोस्ती क्या है, दोस्तों को, कमीनों को कभी भी किसी रिश्तेदारी में मत लेके जाओ, ये फिक्स रूल होता है इनका। तो ये मालदेव ले गया, नई नई दोस्ती थी। कहते ना बेटा, नई नई दोस्ती और प्यार में सब कुछ जायज होता है। वो वाला सिस्टम तो ले गया। अब ले गया तो भाई साहब ये चाहता था कौन? मालदेव, कि मैं मेरी साली से शादी करूं। पत्नी से तो कर ही लिया, साली से कर लूं। लेकिन साली थी वो किससे मोहब्बत कर बैठी? उदय सिंह से। अब मालदेव उदय सिंह से कहे तू मना कर दे। दिमाग खराब है, कौन मना करे भाई? इसने कहा था कि मना कर दे, कि मैं प्यार करता ही नहीं हूं तेरे से। उदय सिंह करे तेरा खोपड़ा खराब हो गए। एक रियासत की राजकुमारी है, सारा 2-2 लुगाई, 3-3 लुगाई गल्ला, कम से कम समन तो रहेगा, तो कम से कम युद्ध में काम तो आएगा। अब मालदेव हो गया इससे नाराज, एक लड़की की वजह से। राजा तो बन ही गया। अब प्रॉब्लम यह थी कि जैसे ये नाराज हुआ तो मालदेव उदय सिंह से क्या हो गया? अलग। ध्यान से सुनना, अब कहानी बताता हूं। उस समय हमारे अलवर के एक शासक थे हाजी खां। कौन था भाई? मेवात का शासक। उसको तुम जानते हो, आता भी है काफी बार कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रकला कौन सी है जहां पर सबसे ज्यादा गणिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं? अलवर। गणिकाओं का मतलब होता है वैश्या। तो यहां पर एक वैश्या थी जिसका नाम था रंगराय। कौन थी भाई? रंगराय को प्यार करता था कौन? इस रंगराय, ज्यादा गहराई से मत सोचना बस। रंगराय नाम की जो वैश्या थी, उसके चक्कर में हाजी का और उदय सिंह के मध्य में युद्ध हुआ। उदय सिंह इस युद्ध को जीतता, लेकिन मालदेव होता तो मालदेव ने उदय सिंह का साथ ना देकर किसका साथ दिया? और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था हरमड़ा का युद्ध, जयपुर में। और इस युद्ध में भाई साहब कौन जीते? तब जाकर के इसको विश्वास हो गया था उदय सिंह को कि मेरा साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मालदेव बहुत बड़ा लड़ाकू शासक था। मालदेव को रोक पाना हर किसी की बस की बात नहीं थी। पूरा राजस्थान थर्राता था मालदेव के नाम से। तू सोच यार, एक बार जैसलमेर पर आक्रमण करो, जैसलमेर के राजा ना सोची कि भगवान से कौन छोड़ा कौन। जैसलमेर के सामंतों ने कह दी कि इसको बकसने का, इसको रोकने का एक ही तरीका है, तेरी बेटी के साथ ब्याह हो जाना, वही अकलारा करवा देने। तेरा दिमाग खराब हो गयो, साला सारी तो रियासत लूट गए, अब छोरी को ले जाओ। अरे नहीं कि छोरी द्या कौन, तो एक ब्याह फिक्स कर दे।
और जैसे ही शादी फिक्स होगी, जैसे ये फेरे लेने आएगा मार देंगे। मारने की रणनीति तो बनी थी मालदेव को। पत्नी खुद ही दगाबाज निकली, माई बापन के विरुद्ध होगी, लिखकर पत्र भेज दिया कि मेरे पापा तुझे मारना चाहते हैं। अब देख ले, छोरी का घर में जा, छोरी से ब्याह कर ले आयो, और छोरी का बापू कन्यादान कौन करवा दिया? बॉडीगार्ड की तरह 4 बॉडीगार्ड खड़े कर दिए। अंदर नहीं आना चाहिए कौन? लूनकरण भाटी, बाहर ही रोक दे रहा गेट पे। ये तो मूवी हम बताते हैं कि सब बेटी का कन्यादान अधूरा माना जाएगा जब तक माँ और बाप दोनों कन्यादान नहीं करेंगे। जिनका माई बाप को नहीं, वे शरीर को कन्यादान कौन होता है ना। यही बात मालदेव ने कही थी कि बाप को तो बिल्कुल ही मत भेजो, माई को आजादी दीजिए, बाप को नहीं भेजना है। तो यार वो राजा थे जब यार दुश्मनों के घर में जाकर खुद छोरी से शादी कर लिया रीति रिवाजन के अनुसार, जब को कोई कहीं कौन कर सके। तो मालदेव तो कितना बड़ा राजा था, मेवा मारवाड़ का पहला पितरंता बोलते थे इसको। राजा बनने के चक्कर में तो इसने अपने बाप को मार दिया। तो तू सोच, गद्दी को बचाने के चक्कर में दोस्ती दुश्मनी में नहीं बदलेगा। बहुत डेंजर आदमी की श्रेणी में आता था। 8 राजाओं को एक साथ एकजुट में पराजित करा था इसने। कितने राजाओं को? 8 राजाओं को रणभूमि में एक साथ पराजित करने का श्रेय जाता है इसको, मालदेव को। तू क्या सोच रहा है महाराणा प्रताप? ठीक है ना। तो वो था। 4 चीज याद रखना, कोई दिमाग मत लगाना। बनवीर के बारे में, कुमार पृथ्वीराज का बेटा, माता का नाम पुतल दे, विक्रमादित्य की हत्या करी। विक्रमादित्य को मारने के बाद में फिर ये किसको मारने गया था? उदय सिंह को। किसको मारने गया? उदय सिंह के प्राण बचाने वाली कौन थी? पन्नादाय। कौन थी रे भाई? पन्नादाय गुर्जर समाज की महिला थी, जिसको हमेशा इतिहास में त्याग और बलिदान के लिए याद किया जाता है। किसके लिए भैया? त्याग और बलिदान के लिए। कहते हैं कि पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन सिंह, कौन सा भैया? चंदन सिंह की बलि देकर के इसके क्या बचाए थे? प्राण। और इसको उदय सिंह को चित्तौड़ के महलों से निकालकर कहां भेजा था? आशा देवपुरा के पास। किसके पास? अरे किसके पास? आशा देवपुरा। कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार था उस समय। कौन से का? कुंभलगढ़ दुर्ग का पहरेदार या किलेदार हुआ करता था। दुर्गपाल जिसको बोलते हैं ना, गेट के बाहर खड़े रहने वाला, उसके घर पर इसका लालन पालन किया गया। इसके द्वारा 2 चीजों का निर्माण इंपॉर्टेंट है जो याद रखोगे। बनवीर ने सबसे पहले चित्तौड़ के अंदर बनाया था नौलखा महल। कौन सा महल? नौलखा महल। और दूसरे नंबर पे बनाया था तुलजा भवानी। कौन सा भवानी? तुलजा भवानी का मंदिर। तो ध्यान रखना, तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन? चित्तौड़ के नौलखा महल का निर्माण करवाने वाला कौन? बनवीर के पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? पृथ्वीराज का कौन सा पुत्र था ये? अनोरस पुत्र। कौन सा पुत्र? अनोरस पुत्र। किसकी हत्या करी इसने? विक्रमादित्य की। किसको मारने गया था? उदय सिंह के प्राण बचाने वाली कौन? पन्नादाय ने इसके स्थान पर किसकी बलि दी थी? चंदन सिंह की बलि देकर के किसके पास भेजा था इसको? आशा देवपुरा का संबंध कौन से किले से है भैया? कुंभलगढ़ दुर्ग से। कौन से? और पन्नादाय की अगर बात करी जाए तो पन्नादाय कौन सी समाज की महिला थी? किसके लिए याद किया जाता है इसे? त्याग और बलिदान के लिए। गुड़िया कहां को रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ, आगे लिखो बेटा। बनवीर 4 लाइन है, या कोई बीच में शासक नहीं था, राजगद्दी पर जबरदस्ती कब्जा करा था। तो बनवीर में लिखो बेटा, पृथ्वीराज का अनोरस पुत्र। कुमार पृथ्वीराज का कौन सा पुत्र था ये? अनोरस पुत्र। एनोरस, ब्रैकेट में लिख लेना दासी। अनोरस पुत्र। इंग्लिश मीडियम से हो गया। अनोरस को अनोरस ही बोलते हैं। कौन सा पुत्र था? अनोरस पुत्र। लिख ले बेटा। पिता, फादर कौन था भाई? कुंवर पृथ्वीराज। लिखो बेटा माता, मदर, पूतल दे। लिख लिया भाई? अरे ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, हिंदी में सुन लो। लिख लिया बेटा? विक्रमादित्य की हत्या की। किसकी हत्या की बेटा? विक्रमादित्य की हत्या की। लिख लिया बेटा? विक्रमादित्य की क्या करी? एक लाइन और लिखना। उदय सिंह की हत्या करने चित्तौड़ गया। उदय सिंह की हत्या करने कहां गया मेरे भाई? चित्तौड़ गया। उदय सिंह की हत्या करने कहां गया? चित्तौड़ गया। लिख लिया? पन्नादाय ने चंदन सिंह की बलि देकर, पन्नादाय ने चंदन सिंह की बलि देकर इसकी रक्षा की।
पन्नादाय ने चंदन सिंह की बलि देकर इसकी रक्षा की। पन्नादाय ने चंदन सिंह की बलि देकर इसकी क्या करी बेटा? रक्षा की। देख लिया? अंडरलाइन करोगे किसको? पन्नादाय को। गुर्जर जाति की महिला थी। गुर्जर जाति की क्या थी? महिला। त्याग और बलिदान के लिए याद किया जाता है। एक बात बताओ रे भाई, यहां तक की कहानी तुमने सबने पढ़ रखी है। बात यह थी मेरे दोस्तों की, उदय सिंह को जो पातल होती ना, पत्तल की टोकरियों में रखकर भेजा गया था इसको चित्तौड़ दुर्ग से। इसको पत्तल की टोकरियों में लाने वाला जो व्यक्ति था, जो इसको कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया था, इसको कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था भाई? या तो कौन की कोई बात चिड़िया के ऊपर बैठा थी, सीधी चलेगी उड़र, कोई व्यक्ति तो लेके गया होगा। उस व्यक्ति जिसने उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? कल तक का टाइम दे रहा हूं, आज ही नहीं पूछ रहा मैं। मेरे को पता है गर्दन अलादी इसका मतलब नाई है। ऐसे गर्दन में पता ही नहीं चलता लड़कियों के अंदर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे समझ में अब मेरे को ये बता, इसको हाँ मानू या ना मानू? समझ में आ रहा है? ये देख अरे बोल ही दिया करो मुंह से मेरे भाई, समझ में आ रहा है? हाँ, अब जाके बोलिए बेचारी कि हाँ यस सर। कभी देखना, कभी ज्यादातर क्लास में टीचर पढ़ा रहा होगा, उनसे समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझ में आ रहा नहीं होता, मनोबल तोड़ते हो। लिखो आगे एक चीज और याद रखना कि इस व्यक्ति को कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था कीरत सिंह। क्या नाम था? कीरत सिंह नाम का व्यक्ति था। उस समय पत्तलों का काम करता था। उसने इसको फल की टोकरियों में रखा और इसे कहां पहुंचाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। एक लाइन लिखो इसमें नीचे की लाइन से कि कीरत सिंह नामक व्यक्ति के हाथों, कीरत सिंह नामक व्यक्ति के हाथों पन्नादाय ने उदय सिंह को, कीरत सिंह नामक व्यक्ति के हाथों पन्नादाय ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग के पहरेदार या किलेदार, कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार, कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरा के पास भेजा। किसके पास भेजा भाई? आशा देवपुरा के पास भेजा। लास्ट एंड फाइनल लाइन, इसके द्वारा निम्न का निर्माण करवाया गया। बनवीर के द्वारा, इसके द्वारा निम्न का निर्माण करवाया गया। कौन कौन? इसके द्वारा निम्न, निम्न का मतलब नीचे दिए हुए मैं लिखाऊंगा जो देख लेना। इसके द्वारा निम्न का निर्माण करवाया गया। नंबर 1, नौलखा महल। चित्तौड़। एक साथ बताऊंगा, इसकी हवेली भी है, नौलखा हवेली, नौलखा महल, नौलखा मतलब कि वो कचहरी, नौलखा बावड़ी है कि नहीं, ये सारे बताऊंगा। नौलखा दरवाजा, ये सारी चीज एक साथ दिखा दूंगा। सही बोला, एकदम राइट। निकले बेटा, नौलखा महल कहां पर? और नंबर 2 पे लिखो तुलजा भवानी मंदिर। कौन सी भवानी? तुलजा भवानी मंदिर। कहां पर है? चित्तौड़। ठीक है भाई। एक कहावत आती है बेटा, थोड़ा पढ़ा करो घर जाकर के। कर तू मेहनत तेरे भी इरादे होंगे, कोशिश करके देख नाम के तेरे भी चर्चा और वादे होंगे। एक कदम बढ़ा तो सरी तू किसी काम के लिए, क्योंकि जिनके इरादे मजबूत होते हैं ना, उनके नाम के इशारे भी होते होंगे। एक बात होती है ना कि बेटा मेहनत करते हैं, ये छोटी छोटी चीजों को अगर थोड़ा सा पढ़ोगे ना, 2-2 पन्नों को भी। मैं आज भी तुम लोगों से कह रहा हूं, सभी भाइयों से अनुरोध करके,
कि अगर आप सोचते हो कि 1 महीने की तैयारी हमको अकाउंटेंट बना सकती है, तो कॉपियों को बंद करके और अभी रख देना, घर पे जाकर लावनी कर लेना। वहां पर किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, वहां बीए से लेकर मतलब बूटा साहब से लेकर और एमएससी ऑर्डर तक काम कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था ना बेटा कि यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कहते हैं ना कि जो आदमी ने एक बार सोच लिया कि मुझे यह काम करना है, अगर उसके दिल में वो आग लग गई तो ब्रह्मांड की कोई ताकत आ जा, क्या करोगे तुम। आज भी वो बंदा बैठा हुआ है पीछे को मेरे साथ का, सन 2013, पता है ना, एक बंदा, जो बंदा किसी चीज का टारगेट पूरा करने के चक्कर में था, उसको ये पता नहीं था मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो रही है, उसको ये पता नहीं था मेरी शर्ट कितनी जगह से फट रही है, उस बंदों को ये पता नहीं था कि मैंने पैरों में कुछ पहना है या नहीं पहना। ठीक है, वो बंदा जब अपने टारगेट पे उतरा तब जाके पता चला था जुनून क्या होती है। जिस दिन बंदे का रिजल्ट आया था, बेशक चाहे वो बंदा ऑरेंज हो चुका हो, कुछ भी हो चुका हो, लेकिन जिस दिन उस बंदे का रिजल्ट आया था ना, तब जाके पता चला था कि भाई साहब बुलंदी किसे कहते हैं। आज वो बंदा बेशक नौकर नहीं है, लेकिन आज पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा नौकरों को बनाने का जो श्रेय जाता है ना, आज उसी बंदे को जाता है। गहराई से मत सोचना, जिसको आरएस के नाम से जानते हैं, आरएस मेकर्स, एस मेकर्स पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा आरएसओ का निर्माण करने वाला बंदा है वो। आज वो बंदा नौकर नहीं है, आज भी वैसा बंदा उतरता है, ड्राइवर अलग होगा, गेट खोलने वाला अलग होगा, गाड़ी खोलने वाला अलग होगा, पानी ले जाने वाला अलग होगा। उस बंदे के टसन ईगो, वो कहता है कि नौकरी तो नहीं हुए, लेकिन भाई साहब जुनून तो था उस बंदे के पास। ऐसी बात नहीं है ऑरेंज हो गया तो क्या हुआ। अगर किसी चीज को तुमने ठान ली, एक बार सोच लिया ना, कहते हैं ना कि अगर जहर को भी पालोगे तुम तुम्हारे दिमाग के अंदर, वो भी एक दिन साला अमृत बन जाता है। गलत है भाई, एक दिन कभी जहर पाल के देखना कि मुझे पढ़ना है। जहर पीना नहीं है। वो गुड़िया कह रही है कि भाई पीना है क्या सर, पीना ही ना, कुछ नहीं है। पालना सीखने का मतलब है किसी भी चीज को, देखो 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना, एक तो सक्सेस होने के लिए, एक तो गुस्से पे कंट्रोल रखो खुद के। जिस दिन आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रख लोगे, जिस दिन आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रख लोगे, जिस दिन आप अपने डर के ऊपर काबू कर लोगे, उस दिन सोच लेना कि दुनिया की आधी से ज्यादा मंजिल आपके पैरों पे आ चुकी है। जो आदमी ज्यादा बुलंदियों पे होगा, उसकी 3 चीजें याद रखना, एक तो उसकी मिठास होगी वाणी के अंदर, गुस्सा उसके चेहरे पर कभी नहीं आएगा। और जो ज्यादा अच्छा कितना भी इंटेलिजेंट हो, जिसको मिनट मिनट में गुस्सा आता हो ना, गारंटी अगर वो बंदा तुमको गवर्नमेंट जॉब पे सक्सेस होता मिल जाएगा। तुम लोग यार अभी भी तुम जाओ ना, 6 घंटे की पढ़ाई, ओनली 6 आवर पर डे। जब बंदा अपने दिल में थाम लेता है ना, तुम तो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो ना, ओनली अकाउंटेंट कर रहे हो ना। एक बंदे ने डिसाइड कर लिया कि मुझे आईएएस निकालना है, 1 महीने की तैयारी बंदे को रिटर्न पास करवा देती है। 1 महीने की तैयारी में बंदा रिटर्न निकाल लेता है आईएएस का, जबकि हिंदुस्तान में उसकी पोस्ट होती है ऑल ओवर हिंदुस्तान। जब 10 लाख बच्चे फार्म भरते हैं 600 पोस्टों के लिए, उनमें से वो बंदा टॉपर्स निकाल लेता है अपने आप को। लेकिन फर्क, वो बिगर फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ काम की चीजों पे ध्यान देता है, और वो काम तुम कर सकते हो। मैंने आपको सबसे बढ़िया रास्ता बताया, एक दिन 1 आवर 1 सब्जेक्ट, 30 क्वेश्चन पर डे, ओनली 30 क्वेश्चन पर डे, आप अकाउंटेंट के टॉपर्स बन सकते। तुमको पता है कि तुम्हारा पूरी थ्योरी चल रही है, अगला टॉपिक कल पढ़ाऊंगा मैं उदय सिंह। आज अगर उदय सिंह को तुम खुद पढ़ो, कल क्लास में तुम उसको सुनो, कुछ लिखो, तो 4 बार रिवीजन होता है। कितनी बार? और जब बंदा 4 बार किसी टॉपिक का रिवीजन कर लेता है ना, तो उसके तो क्वेश्चन आते ही आंसर पता चल जाता है कि आंसर कहना क्या है। गलत है भाई। अब तुम सोचो कि मास्टर यहां पढ़ाएगा तब जाके 3 बार रट्टा मारूंगा, तो कोई रट्टा नहीं मारता, ये गारंटी लिख लो। पढ़ लो थोड़ा सा भाई। हमारा और तुम्हारा संबंध है सिर्फ इस क्लासरूम तक। जिस दिन बैच खत्म, उस दिन तुम्हारा हमारा संपर्क खत्म। गलत है भाई। बंदे से संपर्क उसी से रखा जाता है जो बंदा या तो क्लास में अलग पहचान बना के बैठा हो, या फिर वो बंदा अपने मुकाम पे चला गया हो। कितने हजार बच्चे पढ़ाते हैं एक साल में? ज्यादा भी ना तो 20,000 तो पढ़ाते ही होंगे। 20,000 संपर्क में थोड़ी रह सकते हैं। कुछ गिने चुने ही बच्चे संपर्क में रहते हैं, या तो किसी चौराहे पर वो मिल गया, या फिर किसी ऑफिस में कोई मिल गया। तो मास्टर पहले तो संपर्क में नहीं रहता, बाद में कहो बेटा तेरे नंबर दे दे मुझे, तब से संपर्क जुड़ जाता है वापिस। हर बच्चे से थोड़ी संपर्क में रहा जाता है।
तुम लोगों का क्या है कि बेटा सब देखो मेहनत करने के लिए आए हैं, सबको अभी ये कहूं कि तुम तुम्हारे माँ बाप की तरफ देखो तो सब माई बाप की तरफ भी देख रहा है जी। नहीं, कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो 18,000 रुपए देकर 6 घंटे यहाँ पर खराब करके और फिर 6 महीने तुम्हारी मतलब की मेहनत को उसको मतलब कि अपने जो जज्बा है उनको खून करके और तुम यहाँ पर बैठ के मेहनत कर रहे हो, गलत है। तो ये तो बेकार की बात है। मास्टर आते कहता है तुम्हारे माँ बाप को देखो, माँ बाप ही देख रहा है गुरु जी, ये तो मुझे कन्फर्म है। लेकिन आए हो ना तो फिर उसको पूरा करने का भी तरीका देखो कि पूरा कैसे करना है टारगेट, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत सीधे हैं। अगर इनमें से थोड़ा सा डीप में और घुस जाऊं ना तो मैटर खत्म है तुम्हारा। इसलिए मैं डीप में जाने से थोड़ा डरता हूं कि यार कल के दिन बच्चे ये कहेंगे कि यार मास्टर जी हमने तो पढ़े ही कौन, आप हमारा मनोबल तोड़ रहे हो। इसलिए तुमको जहां जहां से पढ़ रखा है ना वो वही बता रहा हूं, ठीक है ना। इसमें तो बहुत तगड़ा डीप का मैटर है भाई, इतिहास कहते हैं इसको। लोगों के पसीने आ जाता है, पतो भी कौन चला खांसू जा रही है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट लेके बैठता हूँ कि यार ठीक है पढ़ लें सारे। गलत है भाई। और थोड़ा सा मेरे भाइयों शाम को क्लास में भी आ जाया करो, क्योंकि 2 दिन से क्लास किसी कारणवश रुक गई थी, आज क्लास वापस स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। एक बार जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं डॉट 7 बजे, कितनी बजे, कॉपी पेन ले लेना हाथ में, एक तो कॉपी और एक पेन, ठीक है ना, और उसमें लिखते भी रहना। मेवाड़ी पढ़ा रहा हूं, मेवाड़ी चल रहा है, मेवाड़ पढ़ा रहा हूं और मेवाड़ी चल रहा है। तो शाम को पहुंच रहे हो, कौन कौन पहुंच रहे हो, ऊपर हाथ खड़े कर लो एक बार। बाकी छोरियों थारो कहीं बरत रहे हो, आज काउंट करूंगा मैं तुम लोगों को कौन कौन आते हो, कल देखो फिर